जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम लोग घटना चक्र के मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों मुगल वंश के दो शासक यानी बाबर और हुमायूं और सूर्य वंश का एक शासक है शेरशाह सूरी, उससे संबंधित जितने भी सवाल अब तक विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए हैं उनको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है आलम खान कौन थे। तो आलम खान इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो आलम खान इब्राहिम लोदी का चाचा था, याद रखना है दोस्तों। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन के से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे तो वह कौन थे दोस्तों? तो वह चुगताई तुर्क जाति से संबंधित थे। तो याद रखना है कि मध्यकालीन भारत के जो मुगल शासक थे वो कौन थे? तो चुगताई तुर्क जाति से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो याद रखना है दोस्तों, सर-ए-पुल के युद्ध में बाबर को किसने पराजित किया था? तो उसका नाम था दोस्तों सैबानी खां। सैबानी खां ने सर-ए-पुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया था दोस्तों। और यह महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। तो सैबानी खां ने 1501 ईस्वी में सर-ए-पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति तुल्लुगामा पद्धति का प्रयोग सैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। तो ये युद्ध पद्धति याद रखना है। आगे इस युद्ध पद्धति का उपयोग बाबर भी करेगा दोस्तों भारत विजय में अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? तो वह था दोस्तों बाबर। बाबर जो था दोस्तों उसने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी। तो मुगल शासक बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 ईस्वी में हुआ था दोस्तों अपनाया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? तो उस्ताद अली कुली एवं बंदूक कच्चियों का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? तो याद रखना बंदूक कच्चियों का नेतृत्व कर रहा था मुस्तफा। और ये दोनों के दोनों आपको याद रखना है दोस्तों, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये नाम है। तो तोपखाना का नेतृत्व किसने किया? तो अली कुली ने। और बंदूक कच्चियों का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? तो वो था मुस्तफा। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था बाबर से। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल, डेट भी याद रखना है, 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया।
फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया। तो ये डेट भी आपको याद रखना है कि बाबर ने स्वयं को बादशाह कब घोषित किया था, तो 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को। कर भारत में मुगल साम्राज्य की क्या डाली थी दोस्तों, तो नींव डाली थी। नेक्स्ट है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो याद रखना है दोस्तों, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था दोस्तों, तो उसकी सैन्य कुशलता। उसकी सैन्य कुशलता के कारण दोस्तों बाबर जो है 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी को पराजित करने में सफल हुआ था। तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्णन किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानियां रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था। तो याद रखना है दोस्तों, कुशल सेना नायक जो था, बाबर का जो कुशल सेना नायक था वह इब्राहिम लोदी पर विजय का प्रमुख कारण था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी। तो बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का प्रमुख कारण कुशल सेना नायक था दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो वह था दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध में दोस्तों एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया था। यह लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को संपन्न हुई थी। बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली तथा बंदूकचियों का नेतृत्व यानी बंदूक का जो नेतृत्व संभाला था दोस्तों वह कौन था, तो मुस्तफा ने किया था। परंतु बाबर ने 1519 ईस्वी में बाजौर यानी पाकिस्तान में यह क्षेत्र है दोस्तों की लड़ाई में तोपों और बंदूकों के प्रथम उपयोग का उल्लेख किया। भारत में तोप और बंदूक दाखिल करने का श्रेय आमतौर पर बाबर को ही दिया गया है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया। तो याद रखना है दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। तो दोस्तों अगर जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो वह था दोस्तों 1526। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने पानीपत के मैदान में क्या किया था दोस्तों, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखना है दोस्तों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1526 ईस्वी में हुआ था। खानवा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1527 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1529 ईस्वी में हुआ था। और चंदेड़ी का जो युद्ध है दोस्तों वो 1530 ईस्वी में नहीं हुआ था। तो याद रखना है इसमें राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा दोस्तों, तो वो होगा डी। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो 1528 ईस्वी में हुआ था। ये आपको डेट याद रखना है, न कि 30 ईस्वी में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान शासकों के बीच। जबकि चंदेरी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1528 ईस्वी में बाबर और मदेनी राय के बीच हुआ था। अतः विकल्प जो डी है दोस्तों वह सुमेलित नहीं है। फिर दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप पहला कथन है दोस्तों क्या हुआ, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। यह बात गलत है दोस्तों, पहले ही बारूद की शुरुआत हो चुकी थी इस उपमहाद्वीप में। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। यह भी बात गलत है। नीचे दोस्तों तीसरा कथन है कि इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि बाबर के भारत पर आने से क्या हुआ, भारत पर आक्रमण करने से क्या हुआ था, तो तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ था। तो इस क्वेश्चन में केवल एक ही ऑप्शन सही है, एक ही कथन सही है और कौन सा है दोस्तों, तो 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी। बारूद का प्रवेश भारत में चीन से हुआ और 13वीं सदी के मध्य से किलों की दीवारें गिराने में इसका उपयोग
प्रयोग हो रहा था। हालांकि भारत में तोप और बंदूक का प्रयोग करने का श्रेय बाबर को दिया जाता है। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर की धमनियों में एशिया के दो वीर जातियों का रक्त प्रवाहित था। माता की ओर से वह चंगेज खा का वंशज था तथा पिता की ओर से वह तैमूर का वंशज था। अतः बाबर के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तैमूर प्रभु सत्ता के दैवी अंश के साथ ही संप्रभु के अविभाज्य सत्ताधिकार में विश्वास करता था। मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत सल्तनत काल में ही हो चुकी थी। दोस्तों याद रखना है आपको, बाबर ने भारत में इस्लामी वास्तुकला को स्वयं किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया, परंतु बाबरनामा में उसने स्थानीय वास्तुकला में संतुलन या सुडौलपन के अभाव का वर्णन किया। उसने आगरा में एक उद्यान का निर्माण करवाया। उसने पानीपत की मस्जिद का निर्माण किया जो कि ईंटों से निर्मित था। हुमायूं ने दीनपनाह नगर की नींव रखी जो रोड़ी की बनी हुई थी। समान भवनों की महलों के रूप में परिवर्तित किया गया। शेरशाह के काल में नगर के विशाल और मजबूत दरवाजों में सुंदर मेहराबों के निर्माण और संगमरमर तथा रंगीन टाइलों के प्रयोग से यह प्रकट होता है कि एक व्यक्तित्व के अधीन भवन निर्माण की नई परंपरा शुरू हुई। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किलाए कुन्हा का निर्माण शेरशाह द्वारा 1541 ईस्वी में किया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है पॉइंट दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। इसके निर्माण में लोधी शैली की जमाली मस्जिद जो कि 1536 ईस्वी में दिल्ली में निर्मित थी की भांति 5 मेहराबी मुख्य द्वार और एक गुंबद रखी गई। प्रत्येक मेहराबी द्वार एक बड़े कक्ष में खुलता है जिन्हें 5 खांचों में विभाजित किया गया। दोस्तों तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? और ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि भारत में बाबर ने किस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी? तो वह था दोस्तों खानवा का युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। इस युद्ध में जो है दोस्तों बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी। तो बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध में ही जिहाद घोषित किया था। दोस्तों नेक्स्ट है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो वह था दोस्तों खानवा का युद्ध जो कि कब लड़ा गया था? तो 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो वह था दोस्तों राणा सांगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? खानवा के युद्ध में पराजित हुआ था दोस्तों राणा सांगा। कब हुआ था खानवा का युद्ध? तो 1527 ईस्वी में। भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा। तो जहरुद्दीन मोहम्मद ने कौन सा नाम रखा दोस्तों? तो बाबर अपना नाम रखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए। तो बाबर का पूरा नाम आपसे पूछे दोस्तों कोई क्या था? तो याद रखना है आपको कि बाबर का जो पूरा नाम था वह था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्प आयु में जून 1494 ईस्वी में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा। तो ये याद रखना है कि बाबर जो है फरगना के सिंहासन पर कब बैठा था दोस्तों? तो वह बैठा था 1494 ईस्वी में। और इसका जन्म कब हुआ है? तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी दोस्तों। तो याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट सही है। नेक्स्ट है, भारत ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। तो याद रखना है दोस्तों बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। तो कब धारण की थी दोस्तों? तो काबुल में। काबुल में जो है दोस्तों बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की थी। तो बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासन उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया। 1504 ईस्वी में काबुल विजय की एवं काबुल में ही 1506 या 1507 ईस्वी में अपने अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि क्या किया था दोस्तों? पातशाह धारण किया था। और ये सब के सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है,
बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। तो याद रखना है दोस्तों, बाबर के साम्राज्य में क्या कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे। तो पहला है दोस्तों काबुल का क्षेत्र इसमें सम्मिलित था, पंजाब का भी क्षेत्र इसमें सम्मिलित था और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित था, जबकि राजस्थान का क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बाबर के साम्राज्य में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काबुल, पंजाब एवं आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासन अंतर्गत आता था दोस्तों। नेक्स्ट है, वह मुगल सम्राट जिसने जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो वह कौन था दोस्तों? तो वह था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से हमें दोस्तों धैर्य एवं संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए। तो थोड़ा धुंधलापन हो गया दोस्तों, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं इसको। तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल्यावस्था में ही पिता का साया छीन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस एवं धैर्य का ही प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी थी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है। किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है दोस्तों। नेक्स्ट है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो वह किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है दोस्तों? तो मेवाड़ हिंदू राज्य का उल्लेख किया है दोस्तों बाबर ने अपने बाबरनामा में। और यह किस भाषा में लिखी गई है? तो यह भाषा भी पूछा गया दोस्तों कि बाबर ने जो भाषा का प्रयोग किया था बाबरनामा को लिखने में, वह कौन सी थी? तो वह तुर्की भाषा थी दोस्तों। जबकि पूछा जाए कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, तो याद रखना है कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी थी। तो ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, उनमें से एक है दोस्तों विजयनगर और दूसरा है मेवाड़। और ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा, जो कि मेवाड़ का शासक था दोस्तों, ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय किया कि सम्मानित बादशाह इस ओर से देहली के समीप पहुंच जाए तो मैं राणा सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार के श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है दोस्तों। नेक्स्ट है, कथन और कारण से रिलेटेड दोस्तों, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, यह बात बिल्कुल सही है। तुर्की मुगल राज दरबार की भाषा थी, यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। फारसी जो है मुगलों की राजकीय भाषा थी। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन सही है, जबकि कारण इसका क्या है दोस्तों? तो कारण इसका गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। तो मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुके बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, किंतु तुर्की मुगल राज दरबार की भाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। अतः कथन एक सही है किंतु कारण गलत है। नेक्स्ट है, तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखना है दोस्तों तुर्की भाषा में लिखा गया है तुजुके बाबरी। नेक्स्ट है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखना है दोस्तों मीर बाकी ने कराया था अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मीर बाकी। ऐसी मान्यता है कि मुगल बादशाह बाबर का सेना नायक था दोस्तों मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। अब हम लोग दोस्तों हुमायूं और शेरशाह से रिलेटेड जितने भी सवाल अब तक विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए, उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हुमायूं से रिलेटेड कि निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं है। तो याद रखना है दोस्तों कामरान था, अस्करी था और हिंदाल था, जबकि उस्मान जो है दोस्तों हुमायूं का भाई नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। तो कामरान, अस्करी और हिंदाल बाबर के पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। तो डेट भी याद रखना है दोस्तों। उसकी मां महाम बेगम सिया संप्रदाय से संबंधित थी दोस्तों। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो सबसे पहले लड़ा गया था दोस्तों कौन सा? देवड़िया का युद्ध, कहीं कहीं पे देवड़ा भी लिखता है दोस्तों। उसके बाद चौसा का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद
कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। और कौन लड़ा गया था दोस्तों? सरहिंद का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। देवड़ा का युद्ध 1532 ईस्वी में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध भी इसको कहा जाता है दोस्तों, तो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। और सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो 1555 ईस्वी में। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये सब युद्ध हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो वह था दोस्तों शेरशाह और हुमायूं। शेरशाह और हुमायूं के बीच 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बी। तो 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। इसी युद्ध के बाद हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा था। तो ये भी फैक्ट्स आपको याद रखना है दोस्तों कि हुमायूं किस युद्ध में पराजित होने के बाद भारत से निर्वासित हुआ था? तो वह था दोस्तों कौन सा? तो वह था बिलीग्राम या कन्नौज का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया था? तो 1540 ईस्वी में। और फारस में शरण ली थी उसने दोस्तों। नेक्स्ट है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? तो याद रखना है दोस्तों, जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? तो जौनपुर से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्यायन के लिए जौनपुर चला गया, जो पूर्व के सिराज के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो याद रखना है दोस्तों, कौन शिक्षित था? तो वह था दोस्तों शेरशाह सूरी। शेरशाह जो सूरी था दोस्तों, वह मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा दोस्तों। तो शेरशाह सूरी ने जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त किया था, जो उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो वह था दोस्तों शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने पहले हजरते आला की उपाधि धारण की दोस्तों, और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। और शेरशाह का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो बिहार के सासाराम में स्थित है दोस्तों शेरशाह का मकबरा। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। तो 1534 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां ने हजरते आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया दोस्तों। तो ये सब के सब शेरशाह से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। तो याद रखना है दोस्तों, कौन कौन से सुधार किए थे शेरशाह ने? तो उसने राजस्व संबंधी सुधार भी किया था शेरशाह सूरी ने, सॉरी दोस्तों। प्रशासनिक सुधार भी उनके द्वारा किया गया था, सैनिक सुधार भी किया गया था, साथ ही साथ करेंसी प्रणाली में भी सुधार उनके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी। तो शेरशाह सूरी मध्ययुगीन भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। शेरशाह सूरी का मध्ययुगीन भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं दोस्तों, राजस्व संबंधी सुधार में उसने क्या क्या किया। तो शेरशाह का विश्वास था कि साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए कृषकों का सुखी एवं संतुष्ट होना आवश्यक है। उसकी यह भी धारणा थी कि भू राजस्व के रूप में कृषकों पर भारी धनराशि बकाया रह जाता है, जिससे राजकोष को काफी हानि उठानी पड़ती है। अतः भू राजस्व की धनराशि बकाया नहीं रहनी चाहिए। इस उद्देश्य से शेरशाह ने भूमि व्यवस्था में अनेक सुधार किए। उसकी लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, याद रखना है दोस्तों, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क किया गया था। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार में शेरशाह के द्वारा क्या क्या किया दोस्तों? तो शेरशाह ने सर्वप्रथम अपने पिता की जागीर के प्रबंधक के रूप में प्रशासन की जानकारी प्राप्त की थी। मुगल सेवा में रहने के कारण उसे मुगल के प्रशासन, सैनिक संगठन एवं वित्तीय व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान था। यही कारण कि शेरशाह ने अपने 5 वर्षों के अल्प शासन काल में जो प्रशासन कार्य दिखाया, उसके कारण उसकी गणना दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ सुल्तानों में की जाती है। शेरशाह का प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। शासक स्वयं शासन का प्रधान होता था और संपूर्ण शक्ति उसी में केंद्रित होती थी। शेरशाह ने अपने बंगाल विजय के पूर्व साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। शेरशाह ने बंगाल सूबे के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था की। संपूर्ण सूबे को उसने 16 सरकारों में बांट दिया तथा
प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी, जिसे क्या कहा गया है दोस्तों, तो सिकदार के नियंत्रण में छोड़ दिया था। उसकी सहायता के लिए एक असैनिक अधिकारी, जिसका नाम क्या है दोस्तों, तो अमीर बंगाल की नियुक्ति होती थी। यह प्रबंध विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है सैनिक सुधार। तो सैनिक सुधार संबंधी क्या क्या उसके द्वारा सुधार किए गए थे दोस्तों, शेरशाह सूरी के द्वारा। तो अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए शेरशाह ने सैनिक संगठन के क्षेत्र में अनेक सुधार किए। वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सुधार से बहुत प्रभावित था। बेईमानी को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को अपनाया था दोस्तों। करेंसी प्रणाली संबंधी सुधार में क्या क्या किया गया था दोस्तों, तो शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके मुद्रा सुधार के बारे में स्मिथ ने लिखा है कि 1 रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्के के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 100 ब्रैकेट में लिखा गया दोस्तों 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम कितना है दोस्तों, तो 380 ग्रेन चलाया। अतः शेरशाह सूरी को उपयुक्त सभी सुधारों का श्रेय प्राप्त है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था, तो वह था दोस्तों कौन, तो हुमायूं के द्वारा जो है दोस्तों सर्वप्रथम बार स्वर्ण मुद्रा का प्रयोग किया गया था दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हुमायूं, बी। तो दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हुमायूं के बाद शेरशाह द्वारा भी स्वर्ण मुद्रा जारी करने का उल्लेख प्राप्त होता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्र में विकल्प ए को सही माना, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, तो कब किया था दोस्तों चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण, तो 1532 ईस्वी में किया था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। वहीं सतीश चंद्र के अनुसार हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार अगस्त सितंबर 1531 ईस्वी में आक्रमण किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेर रखा था। उसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को भी जीत लिया था दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहला हो जाएगा दौड़ाहा का युद्ध। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों कौन सा, तो चौसा का युद्ध। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों कन्नौज का युद्ध और लास्ट में हो जाएगा कौन सा दोस्तों, तो सामूगढ़ का युद्ध। यानी पहला युद्ध हो जाएगा दौड़ाहा, दूसरा हो जाएगा दोस्तों कौन सा, तो 4, और तीसरा कौन सा हो जाएगा कन्नौज का युद्ध यानी सेकंड, और लास्ट में हो जाएगा दोस्तों सामूगढ़ का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1432। तो 1423, तो 1423 कौन में आंसर है दोस्तों, तो ये ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी। तो दौड़ाहा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1531-32 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में, और सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, तो 1658 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था, तो वह था दोस्तों हाजी बेगम। तो वह थी तो वह थी दोस्तों हाजी बेगम। हाजी बेगम ने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1560 के दशक में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मिड़क मिर्जा गियास, ईरानी वास्तुकार थे दोस्तों, ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा था दोस्तों। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया, तो याद रखना है दोस्तों चांदी का सिक्का किसने चलवाया था, तो वह था दोस्तों शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का चलवाया था दोस्तों। शेरशाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रहे और जो ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। शेरशाह ने मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया, जिनका तौल एवं आकार निश्चित था।
उसके चांदी के सिक्के का तौल 178 ग्रेन था, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी थे। इस पर प्राय अरबी एवं नागरी में सुल्तान का नाम अंकित रहता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो याद रखना है दोस्तों, उसकी विनिमय दर क्या थी? तो 64.1 थी दोस्तों, तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। तो शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन का था दोस्तों, और तांबे का जो दाम था वो 380 ग्रेन चलाया। रुपया और दाम की विनिमय दर कितनी थी दोस्तों? तो 1:64 थी। नेक्स्ट है, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? तो वह था दोस्तों शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तो शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके मुद्रा सुधार के बारे में इतिहासकार स्मिथ ने लिखा था कि 1 रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्के के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, तो याद रखना है दोस्तों, कालिंजर के बारूद में आग लग जाने से क्या हुआ था? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो बी। तो कालिंजर विजय के दौरान कब हुआ था दोस्तों? तो 1545 ईस्वी के दौरान, जब शेरशाह के सैनिक उक्का यानी गोले फेंकने में व्यस्त है, तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकरा कर वहां गिरा, जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे होते, जिससे गोले में आग लग गई और वह फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगी। शेरशाह वहां से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई। 13 मई 1545 को उसका कालिंजर में ही देहांत हो गया। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहां का राजा कौन था दोस्तों? तो राजा कीरत सिंह। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कालिंजर को जब जीता गया था तो उस समय वहां के राजा कौन थे? तो राजा कीरत सिंह। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो याद रखना है दोस्तों, वह कालिंजर के विरुद्ध लड़ा गया था। कब? 1545 ईस्वी में। यहाँ पर थोड़ा धुंधलापन हो गया दोस्तों। क्वेश्चन है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो वह था दोस्तों शेरशाह सूरी। शेरशाह जो सूरी है दोस्तों, वह मारवाड़ को इंगित करते हुए उसने यह कथन कहा था दोस्तों। जब वह मारवाड़ विजय पड़ गया था तो उसने यह कथन कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी। तो शेरशाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूत के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने मुख से उक्त वाक्य फूट पड़ा। नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? मैंने आपको बताया था कि बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। थोड़ा धुंधलापन हो गया दोस्तों, थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप लोग। तो शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टि से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, शेरशाह को दफनाया गया था। तो याद रखना है दोस्तों, कहां पर दफनाया गया था? तो सासाराम में दफनाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तो भारत में शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया। कालिंजर युद्ध के दौरान दुर्ग की दीवार से बारूद का गोला टकरा कर फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इसे बिहार के सासाराम में दफनाया गया। इसका मकबरा अफगान स्थापत्य का शानदार नमूना माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो याद रखना है दोस्तों, दिल्ली के समीप जो है किला कुन्हा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों? तो शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तो शेरशाह का छोटा शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग है। किला कुन्हा मस्जिद दिल्ली, जो कि 1541 ईस्वी में बनी थी, को उसके उज्जवल वास्तु कलात्मक गुणों के कारण उत्तरी भारत के ऐतिहासिक भवनों में उच्च स्थान दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों दिल्ली के समीप पुराना किला का निर्माण? तो वह था दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा पुराना किला का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। तो दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यहाँ किला कुन्हा मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनाए गए थे दोस्तों।
नेक्स्ट है दिल्ली का पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था दोस्तों? तो वह था दोस्तों शेरशाह सूरी। तो दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासन काल 1540 से 1545 ईस्वी के बीच करवाया था। यह किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीनपनाह नगर का आंतरिक किला है दोस्तों। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था की प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो वह था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था दोस्तों। तो कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़के आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? तो वह कौन था दोस्तों? ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे हम लोग नाम से जानते हैं, तो वह था दोस्तों शेरशाह सूरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। तो सड़के आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसे उत्तरा पथ कहा जाता था। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। सड़के आजम का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। सड़के आजम सोनार गांव यानी बंगाल में स्थित है दोस्तों, से उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में लाहौर तक जाती थी। नेक्स्ट है शेरशाह का उत्तराधिकारी था। तो याद रखना है दोस्तों, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी था दोस्तों इस्लाम शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। तो शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह, जिसे जलाल खां के नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों, था। यह एक योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ। इसने शेरशाह के समय के शासन व्यवस्था को स्थापित किया। नेक्स्ट है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो वह था दोस्तों ई। इसमें से एक से अधिक आंसर होना चाहिए। देखते हैं इसका ई आंसर दिया गया क्यों दोस्तों? तो इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया तथा और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई थी। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह के सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एक से अधिक यानी सिकंदर शाह भी था दोस्तों और इस्लाम शाह भी था, इसलिए इस क्वेश्चन में ई लगा हुआ है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।